हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप? सब मजे हैं। लेसी की अकाउंटिंग कर ली, लेसर की कर ली। अब हमें क्या करना है? सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स में कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सेल एंड लीज बैक होता क्या है। मैंने सेल करी और वापस लीज पर ले ली, तो सर ऐसे ऐसे कराने को सेल करी। बात शांति से सुनेंगे मेरी आप। मैंने सेल करी और वापस लीज पर ले ली। था क्या? देखो, मैंने शुरू में तो एसेट अपने पैसे की बनाई थी। एक तो होता है कि शुरू में रुपए नहीं हो तो हम एसेट कैसे बनाते हैं। अगर स्टार्टिंग में रुपए नहीं हो तो हम क्या करते हैं? फाइनेंस लीज पर लेते हैं। लेकिन शुरू में मेरे पास रुपए थे, मैंने अपने पैसे की एसेट बनाई। अब मुझे रुपए की ज़रूरत है। अब मुझे रुपए की ज़रूरत है और एसेट की भी ज़रूरत है। तो मैं अपनी एसेट क्या कर देता हूँ? बेच देता हूँ। मैं अपनी एसेट बेच देता हूँ और वापस लीज पर ले लेता हूँ। तो एसेट बेचने से मेरे पास क्या आ जाएगा? एसेट बेचने से मेरे पास क्या आ जाएंगे? रुपए आ जाएंगे। रुपए आ गए। अब वापस लीज पर लेने पर वो रुपए मैं इंस्टॉलमेंट्स में चुका दूंगा। इससे मेरी इमीडिएट लिक्विडिटी क्रंच सॉल्व हो जाती है। सर ये तो आप डायरेक्ट बैंक से जाकर लोन भी ले सकते हो। हाँ, बैंक से जाकर लोन ले लेता हूँ तो बैंक दिक्कत क्या करता है? सिक्योरिटी वाला इशू आ जाता है। फिर से जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बैंक से जाकर लोन लिया, मैंने कहा कि ये एसेट है, इसकी सिक्योरिटी पर लोन दे दो। बैंक कहता है देखो तुम लोन चुकाते नहीं हो, बाद में मेरे को सिक्योरिटी अपने नाम कराते कराते बहुत टाइम लग जाता है। मैं कहा अच्छा ये इशू है, मैं तुम्हें बेच देता हूँ। मैं जिस भी फाइनेंसर के पास जाता हूँ उसको क्या बोलता हूँ? लो एसेट बेच दी मैंने तुम्हें। वो कहता हाँ ठीक है, एसेट मेरे नाम होगी, मैं तुम्हें। उसको वास्तव में एसेट नहीं खरीदनी। वो देखो बैंक के पास गया, बैंक से सीधा लोन मांगा, तो बैंक ने क्या बोला कि तुम पैसे तो ले लोगे मुझसे और बाद में चुकाने में डिफॉल्ट करोगे तो इस एसेट की सिक्योरिटी भी है, तो भी मैं सीधा एसेट उठा नहीं सकता, चोरी का केस लगता है एंड ऑल दैट। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियोस। तो बैंक कहता है कि पहले आप एसेट बेच दो मुझे ऑन पेपर। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे प्लांट फ्लूट उठा के वहाँ लेकर जाएंगे, जो भी एसेट बेची जा रही है ऑन पेपर ये एसेट आप मुझे बेच दो। और उसके बाद में क्या करना? उसके बाद में आप मेरे से लोन लेने आए हो, मुझसे लोन लेते और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिलाते लेते, मैं आपको वापस से पूरी टाइम के लिए लीज पर दे दूंगा। प्लांट की लाइफ मान लो 5 साल बची हुई है, तो मेरे को अगले वापस 5 सालों के लिए मुझसे लीज पर ले लो। मेरे को प्लांट का सिर में मारने और उसकी लीज रेंटल्स पे कर देना। एक नॉर्मल लोन अरेंजमेंट होता तो क्या होता? आप मुझसे अभी कुछ रुपए लेते, बैंक आपको कुछ रुपए देता, ये आगे, और बाद में किस्तों किस्तों में आप बैंक को चुकाते। तो इसमें भी तो यही हो जाएगा। आप असेट बेचोगे तो बैंक आपको रुपए दे देगा और बाद में क्या होगा? किस्तों किस्तों में आपको उसको वापस चुकाने होंगे। इससे बैंक को सिक्योरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। क्या ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी? बैंक के नाम होगी चीज़, तो आपने किस्तों में डिफॉल्ट किया तो बैंक के लिए आसानी रहेगी रिकवरी। तो सेल एंड लीज बैक इज़ नथिंग बट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। लोन लेने का ही ट्रांजेक्शन है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लोन लेने पर अकाउंटिंग क्या होती है। अब देखो, सेल एंड लीज बैक दो तरह के होते हैं, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक, सेल एंड फाइनेंस लीज बैक। तो ऑपरेटिंग लीज तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो हम अभी आपको सिर्फ कौन सा बता रहे हैं? सेल एंड फाइनेंस लीज बैक की अकाउंटिंग। सिर्फ एक ही अकाउंटिंग है, वो क्या है? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली बट विल बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इतनी सी बात है कि बेचने से जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको डेफर करना है और डेप के साथ साथ राइट ऑफ करना है। इतनी सी बात है, लेकिन ये इतनी सी बात समझने के लिए तुम्हें मेरी बहुत बातें समझनी पड़ेगी। ठीक, पहले समझो, एसेट थी 100 की और मैं बैंक के, मान लो इसकी फेयर वैल्यू 150 रुपये है, मान लो कि एसेट की फेयर वैल्यू 150 है, तो मैं बैंक के पास लोन लेने जाता? हाँ जाता है। और बैंक आपको 150 पूरा तो लोन देता नहीं, वो कहता है 80% लोन देता हूँ, फेयर वैल्यू मार्जिन रखता है वो, तो उसने 120 रुपये का लोन दे देता। तो अगर एसेट है 100 की, 120 का लोन देता तो क्या होता? आपका बैंक बढ़ता है 120 और उधर लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाता? लोन। तो एसेट साइड में बैंक आ गया और लाइबिलिटी साइड में लोन 120। P&L में क्या इंपैक्ट आते? P&L में क्या इंपैक्ट आते? लोन किस पर लोन पर क्या आता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन 120, 120 का इंटरेस्ट नहीं है, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन 120, 120 के ऊपर जो भी मेरा इंटरेस्ट बनता है वो आता है P&L में, प्लस इस 100 रुपये की एसेट पर क्या आता है? डेप। यही अरेंजमेंट है ना सेल एंड लीज बैक। है तो असल में यही, बैंक से लोन लेना था, बट बैंक सीधा लोन देता है तो कम सिक्योर होता है। बैंक कहता है पहले एसेट बेच दो। मैं कहा क्यों भाई? वो कह रहा है बेचो तो सही, वापस तुम्हें सारे टाइम के लिए लीज पर ही दे दूंगा, फाइनेंस लीज पर दे दूंगा। फाइनेंस लीज का मतलब तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड, मेरे को एसेट से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे बेचो और बाद में तुम्हें ही पूरे टाइम के लिए लीज पर दे दूंगा। और लीज रेंटल की फॉर्म में मैं मेरी इंस्टॉलमेंट्स ले लूंगा। 120 की जो इंस्टॉलमेंट्स बनाऊंगा वो क्या होगी? इस तरह से होगी कि वो लीज रेंटल्स में उतनी इंस्टॉलमेंट ली जाए। तो मैंने सेल कर दी, सेल करते ही बैंक मुझे कितने रुपए दे देगा? 120, क्योंकि मुझे लोन कितने का लेना था? 120। सीधा सीधा लोन लेता तो 120 का लोन लेता, P&L में 100 रुपये की एसेट जो चल रही थी उसका डेप आता रहता और 120 रुपये का क्या आता रहता? इंटरेस्ट। 120 रुपये का नहीं है, 120 रुपये पर जो इंटरेस्ट लगना है और 100 रुपये पर ये। अब हमने कहा कि सीधा लोन में तुम कम सिक्योर रहते हो, इसलिए बैंक ने क्या बोला कि मैं तो आपको क्या करूँगा, एसेट पहले आप मुझे बेचो, फिर मैं आपको लीज पर दे दूंगा। तो जब मैं एसेट बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? जितने का लोन चाहिए, 120 का। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सेल एंड लीज बैक में पहली एंट्री क्या होगी? एसेट 100 की कट जाएगी, जो एसेट 100 की आ रही थी वो जीरो हो गई, एसेट जीरो हो गई ना।
ये लो असेट जीरो हो गई। कैसे? जो 100 की थी वो चली गई 100 की, और बदले में 120 आ गए तो बैंक बढ़ गया 120। 100 की एसेट कम हुई, 120 का बैंक बढ़ गया, तो 20 का P&L आ गया। 20 का क्या आ गया? P&L। सेल करने से क्या हुआ? असेट गोट एलिमिनेटेड थ्रू फ्रॉम द बुक, बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड बाय ₹120 और डिफरेंस ऑफ 120 एंड 100 विल बी रिफ्लेक्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेदर इट विल बी प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बुक वैल्यू 100 ले रखी है। ठीक है, तो हुआ क्या? असेट गई 100 की, बैंक आ गया 120 का, 20 का क्या बढ़ गया? प्रॉफिट। अब लीज पर लेंगे तो हमें लीज पेमेंट्स जो करनी होगी, तो वो फाइनेंस लीज पर अब असेट आ रही है। अब जो असेट आ रही है वो फाइनेंस लीज पर आ रही है, तो क्या एंट्री करते हैं? फाइनेंस लीज पर जब हम असेट लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। और लीज लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं? असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर या लीज लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो भी हम आगे देने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, जो भी हम लीज पेमेंट्स देने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, तो वो लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू पक्का 120 ही आएगी। भाई बैंक ने मुझे कितने रुपए दिए? 120। बैंक ने मुझे रुपए कितने दिए? 120। तो वो इन इंस्टॉलमेंट्स में मुझसे क्या मांगेगा? इतना ही मांगेगा कि उसके बताओ क्या 40 40 40 ही मांगेगा? नहीं, 120 दिए हैं तो इंटरेस्ट तो कमाएगा, तो 40 40 40 प्लस कुछ इंटरेस्ट जोड़ेगा, और मैं वापस प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वापस क्या आएगी? 120 ही तो आ जाएगी। मैं अपनी बुक में एसेट जब वापस रिकॉर्ड करूंगा लीज बैक के लिए, तो जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो वापस क्या आएगी? 120 ही तो आएगी। बैंक इंस्टॉलमेंट्स कैसे डिज़ाइन करेगा? बैंक क्या कर लेगा कि मैंने तुम्हें 120 दे दिए, अब तुम मुझे 120 प्लस इंटरेस्ट दो। मैं उसकी पीवी निकालूंगा, क्यों? क्योंकि मैं जब लीज पर लेता हूँ फाइनेंस लीज पर, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ? असेट टू लेसर। जब मैं फाइनेंस लीज पर लेता हूँ तो एंट्री क्या करता हूँ? असेट टू लेसर। तो असेट टू लेसर जो इंस्टॉलमेंट्स उसने मान लो 50-50 की बनाई है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वापस 120 ही आ जाएगा। अब सेल एंड लीज बैक नाम रखा गया ट्रांजेक्शन का, जो असल में था क्या? लोन लेने का अरेंजमेंट। इन सब्सटेंस दिस अरेंजमेंट इज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, नॉट सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट। इन सब्सटेंस सेल एंड फाइनेंस लीज बैक इज नथिंग बट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। बस टू मेक द बैंक मोर सिक्योर, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। असल में मैंने लोन लिया है, बस बैंक ज़्यादा सिक्योर हो जाए इसलिए मैं पहले बेच देता हूँ ताकि उसके नाम हो जाए, फिर वापस लीज पर ले लेता हूँ, तो असली में तो मैंने लोन ही लिया। तो इन सब्सटेंस अकाउंटिंग जो है वही रिफ्लेक्ट करवानी है। तो इन सब्सटेंस अकाउंटिंग से क्या फ़र्क आ गया बताओ? इधर लोन आया था 120 का, बैंक मेरी लाइबिलिटी आया था, यहाँ लेसर के नाम से लाइबिलिटी आ ही गया। बैंक लाइबिलिटी तो स्टिल मेरी बुक में है 120 कोई दिक्कत नहीं। बैंक भी 120 आ गया, बैंक भी 120 आ गया। चेंज क्या हो गया? असेट 100 की थी जो कट कर वापस कितने की आ गई? 120 की। क्यों 120 की आ गई? क्योंकि असेट का जो मैंने लोन लिया है उसकी वैल्यू आ गई। जो लोन लिया है उसकी जो लोन क्या लिया है, जो लीज पेमेंट्स है उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। जो लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू 120 ही आएगी, क्योंकि मैंने लोन कितने का लिया है? 120। तो असेट किसके बराबर हो जाएगी? लोन के बराबर हो जाएगी। भाई आप समझो कि 120 का लोन लिया आपने, तो असेट किसके बराबर? 120 का लोन लिया आपने, यहाँ 120 का लोन लिया, असेट उतनी पड़ी है। लेकिन इस केस में क्या होगा? आप असेट को कितने पर बेचोगे? 120 पर, ताकि वो लोन आपको मिल जाए। यहाँ लोन नाम से ही लिया, यहाँ असेट के सेल प्राइस के नाम से लिया, तो ये लोन आ गया। अब बैंक वापस क्या मांगेगा? 120 ही मांगेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट जोड़ के मांगेगा, और मैं वापस भी निकालूंगा तो असेट वापस किसके बराबर आ जाएगी? लोन के बराबर। तो हुआ क्या? होना क्या था? बैंक और लोन आना था, वो आ भी गया। अब भी बैंक और लोन आ गया, बट असेट 100 की कितनी होगी? 120। असेट 100 की कितनी होगी? 120, और 20 रुपये का क्या बुक हो गया? प्रॉफिट। ये उल्टा हो जाता, अगर लोन 90 का होता तो 10 रुपये का लॉस हो जाता। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लॉस भी हो सकता था। ठीक है, अगर असेट की फेयर वैल्यू इतनी कम होती कि बैंक मुझे 90 फाइनेंस करता, तो फिर इधर क्या होता? 100 की असेट 90 की हो जाती और 10 रुपये का लॉस। तो होता लास्ट में, अगर मैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स को देखूँ तो फर्क हमारी बैलेंस शीट में क्या आएगा? असेट कितने पर आ जाएगी? लोन की अमाउंट पर ही आ जाएगी। असेट वापस किस पर आ जाएगी? लोन की अमाउंट पर। तो बुक वैल्यू से जितना लोन की अमाउंट में वो बन जाएगी। पहले की बुक वैल्यू 100 थी, पहले की बुक वैल्यू कितनी थी? 100 थी, या तो ये 100 वाली बुक वैल्यू 120 बन जाएगी या 90 बन जाएगी लोन की अमाउंट, और डिफरेंस क्या बुक हो जाएगा? प्रॉफिट। जबकि मैंने एसेट बेची ही दिया, एसेट मेरे पास वो की वो एसेट पड़ी है, तो एसेट वो की वो 100 के हिसाब से आनी चाहिए। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मेरे P&L में डेप कितने जाएंगे सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने की वजह से? 120 पर। और इंटरेस्ट तो अभी भी किस पर जाएगा? 120 पर। इंटरेस्ट तो पहले भी किस पर जाना था? 120 पर ही जाना था, तो इंटरेस्ट तो अब भी 120 पर जा रहा है। बस फर्क क्या आ रहा है? डेप बढ़ गया, कितने पर आने लग गया? 120 पर। तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन से आप गौर से देखें तो क्या हुआ? पहले ही दिन 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया। लोन अरेंजमेंट से अलग कर रहा हूँ मैं, लोन अरेंजमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि असल में लोन लेना ही है, ये असल में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, लोन लेना ही है। लेकिन पहले दिन ही कितने रुपये का प्रॉफिट आ गया? 20 का।
पहले दिन ही कितने का प्रॉफिट आ गया, 20 का, और वो 20 का प्रॉफिट आगे डैप लग के राइट ऑफ भी हो रहा है, क्योंकि आगे डैप नॉर्मली क्या होता है, 100 का डैप आता, जबकि आगे डैप कितने का आएगा, 120 का आएगा। तो पहले दिन 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया, लिया लोन लिया, लेकिन लोन लेने में ही 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया। यही था ट्रांजेक्शन, तो यही था ना, लोन लेने का ही ट्रांजेक्शन था, सेल एंड लीज बैक, तो यही बात है ना इन सब्सटेंस। लोन लेने में 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया, लोन लेने में 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया, और वो 20 रुपये का प्रॉफिट इधर एसेट में जुड़ के वापस राइट ऑफ हो गया धीरे धीरे। तो ये एस कहता है ये 20 रुपये का प्रॉफिट नकली है, ये 20 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, लॉस होता तो लॉस भी नहीं मानूंगा मैं। अब ये हो गया तो इसको मैं पहले साल ही P&L में नहीं डालूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, डेफर्ड प्रॉफिट, और इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड इन द रेशियो ऑफ डेप। तो ये 20 रुपये यहाँ आएगा, इससे क्या होगा, जो डेप बढ़कर आएगा, आगे का P&L भी सही हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट भी सही होगा। करंट ईयर का प्रॉफिट फालतू में लोन लेने से 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो प्रॉफिट बुक नहीं होगा, वो प्रॉफिट बुक नहीं होगा, और बाद में बुक होगा तो बाद में कैसे सही हो जाएगा, ये जब सर बाद में तो बुक हो ही गया, बाद में बुक हुआ तो वो कंपनसेट कर गया, बाद में खर्चे भी तो एक्स्ट्रा हुए। डैप 100 का आना चाहिए था, 120 का आया, तो 20 का प्रॉफिट आ गया। तो ये इतनी सी बात कहता है यस, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में सेल से आने वाला प्रॉफिट या लॉस, जो मैंने अपने एग्जांपल में प्रॉफिट बनाया है, सेल से आने वाला प्रॉफिट या लॉस विल नॉट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज नो प्रॉफिट कैन अराइज ऑन लोन ट्रांजेक्शन। ये तो लोन ट्रांजेक्शन था, इस पर कैसे प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, इसको डेफर्ड प्रॉफिट मानेंगे, एंड इट विल बी अमोर्टाइज्ड इन P&L अलॉन्ग विथ इन द लाइन विथ डैप किस लाइन के साथ साथ, जब डैप आएगा तब ये आएगा। तो डैप 100, इधर प्रॉफिट आया 100 का, एसेट 120 का हो गया, तो 20 का प्रॉफिट आया, तो 20 रुपये का डैप एक्स्ट्रा आएगा, तब ये 20 का इनकम आती रहेगी एक्स्ट्रा, तो वापस लोन इंटरेस्ट वापस डैप किस पर आने लग जाएगा, 100 के हिसाब से आएगा, तो P&L सही रहेगा। इसलिए ये कहता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज ना करके डैप के रेशियो में आगे डाल दें, ठीक, इतनी सी बात कहता है बस। तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट हाथों हाथ बुक करना है क्या, नहीं, उसको कैसे करना है, डेप के रेशो में डालें, ठीक है। ये तो थी समझाने की बात। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ये तो समझाने की बात थी, एग्जाम में कैसे आएगा। असेट मान लो कितने की आ रही है, 100 की, आपने इसको पहले क्या किया, सेल किया 130 पे, चलो 90 ले लेते हैं इस बार, प्रॉफिट तो मैंने पहले ले लिया, सेल किया 90 पर, और फिर इसी एसेट को फाइनेंस लीज पर ले लिया, और लीज पर लिया तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट आई 40। तो आप पहले दिन एंट्री क्या करेंगे, सेल की एंट्री क्या करेंगे, जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का, 90 टू असेट कितने की, 100। असेट तो बुक वैल्यू से कटेगी ना, और लॉस या डेफर्ड लॉस, ये लॉस है ही नहीं, मैंने लोन लिया, लोन लेने में कैसा लॉस, मैंने तो 90 रुपये का लोन लेना था, मैंने तो सेल इसलिए की है कि उसको लगे कि उसको सिक्योरिटी रहे, तो सेल हुई नहीं है तो किस बात का लॉस। और उसके बाद अब वो मुझसे 40 की या जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनाएगा वो इस तरह से ही बनाएगा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू वापस कितनी आए, 90। भाई ये बैंक है, मैं कहा बैंक नाटक कर रहे हैं, नाटक में क्या कर रहे हैं, तुम्हें बेच रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बेच दी कितने रुपए की, 90 की, बेची नहीं है, वापस मेरी एसेट मेरे पास आ गई। अब तुम वापस अपने किस्तें बताओ, वो किस्तें कैसे बताएगा, इस तरह से बताएगा कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू वापस 90 आ जाए। तो मैं जब किस्तें बनाऊंगा तो मैं वापस एंट्री क्या करूँगा, वापस लीज पर लाऊंगा असेट, तो असेट टू लेसर किस पर आएगा, इन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू पर, तो कितना आएगा वापस, ये पक्का 90 ही आएगा। इस तरह से डिज़ाइन करेगा ना, अगर वो मुझे 90 दे रहा है तो वापस लेगा भी तो कितना मुझसे, 90 ही लेगा। तो असेट टू लेसर 90। अब हुआ क्या इस ट्रांजेक्शन से, लोन लेने का ट्रांजेक्शन के जैसे बनाना था, तो असेट कितने की कट गई, 10 रुपये की, 10 लोन तो हो गया, बैंक आ गया 90 का और लोन आ गया 90 का, बैंक में बैलेंस आ गया, बैंक टू लोन तो दिख ही रहा है, लेकिन हुआ क्या, असेट कट के 10 की कम हो गई और लॉस आ गया। वो लॉस मानना नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन लेने में कैसा लॉस, तो इस लॉस को क्या करना है, डेप के रेशियो में राइट ऑफ करने। अब आगे P&L में क्या आएगा, 90 का डेप आएगा, 100 की एसेट थी 90 की रह गई, तो 90 का ही डेप आएगा, तो 10 रुपये का ये डेप यहाँ से आने लग जाएगा। तो करना क्या है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में लॉस प्रॉफिट ऑन सेल विल नॉट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड, इट विल बी डेफर्ड एंड राइट ऑफ अलॉन्ग विद डेप। बस इतनी सी बात है। आज तक इस टॉपिक पर IPCC में कोई क्वेश्चन नहीं है।